कि पश्चिमी सभ्यता का जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसका प्रभाव जितना भारत पे ज़्यादा पड़ेगा उतना ही महिलाओं की स्थिति अच्छी हो जाएगी, महिला मजबूत हो जाएगी, महिलाओं को आज़ादी मिलेगा। जबकि अगर देखा जाए तो सभी जो पुरुष होते हैं जो महिलाओं को आधा दर्जा देते हैं वो अगर कहीं ना कहीं देखें तो वो सांड से थोड़ी ना पैदा होते हैं जी, अरे वो जानवर से थोड़ी ना होते हैं। कहीं ना कहीं जो पुरुष लोग ये मानते हैं कि महिला को आधा दर्जा है, पुरुष की अपेक्षा पुरुष एकदम सर्वश्रेष्ठ है, पुरुषों की बनी बनाई दुनिया है, तो इसमें अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुरुष आता कहाँ से? पुरुष तो भी तो महिला से है ना। कि जो महिला सती नहीं होना चाहती थी वो रोती थी, बिलखती थी, लेकिन जबरन उनके हस्बैंड के चिता पे उनको बांध दिया जाता था। आज तो लोग जो होते थे ना पूरा ढोल नगारे बजाते थे, वो इसलिए ढोल नगारे बजाते थे ताकि उनकी जो चीखें हैं वो दूर दूर तक नहीं जाए, उस नगारे के बीच में उसकी जो चीखें हैं वो रह जाए, और अंतिम में जबरन महिलाओं को सब लोग पकड़ कर करके हस्बैंड होते हैं मृत तो इससे महिला घर से बाहर कदम रखेगी तो इससे हमारी जो शान है इस पर कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगा। लोग इस तरह का विचार रख रहे थे, परंपरावादी थे। तो जो सुधारक लोग थे वो चाहते थे कि महिला शिक्षा के पात्र है, महिला शिक्षित हो, लेकिन इनको भी जलन होना शुरू हो गया है कि महिला ज्यादा शिक्षित ना हो जाए, वो इसलिए चूंकि हमारी वैल्यू न खत्म हो जाए। समझ रहे बात ना? इनको भी जलन होना शुरू हो गया कि महिला जो है शिक्षित होगी तो हमारी वैल्यू कम जाएगी, है ना। यूपी में क्या है नेहा सिंह राठौर, तो वो भी अच्छा ही अपने हिसाब से समाज का जो चीज़ें वो कर रही थी। अभी इसमें हम लोग बोलेंगे तो थेथीज हो जाएगा, कुछ लोग अलबल बर्गलिंग कमेंट करना शुरू कर देंगे, है ना। तो ये चीज़ें बस यही जानिए कि आप अगर महिला है तो आपको सतर्क रहना है, आपको किसी पे ज़्यादा किसी से उम्मीद नहीं करना है ना। चूँकि आप किसी से अगर ज़्यादा बढ़ोगे, महिला क्या कि पुरुष के साथ भी ये चीज़ें होती है, तुम खास करके महिलाओं के साथ ज़्यादा होता है, किसी से उम्मीद रखोगे तो तुम शोषण के शिकार हो जाओगे। इसीलिए उम्मीद उतना ही तक रखो, उसके बाद तुम जानो कि हर इंसान चाहे वो कोई भी हो, केवल माता पिता को छोड़ करके दुनिया का कोई भी आदमी हो, अगर तुमको कह रहा है कि तुम और बेटी आगे बढ़ो, तुम और अच्छा करो, तो ये तभी तक तुमको कहेगा कि जब तक जो है तुम उससे नीचे हो। जिस दिन तुम उससे भी ऊपर जाना शुरू हो गए तो वैसे ही लोग जो है तुमको सबसे पहले निशाना बना देगा, सबसे पहले तुमको गिराने का प्रयास भी करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। चलिए, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, की हाल चाल। आप सभी अध्ययन करने वाले मित्रों को भारतीय आर्ट्स क्लासेस में दिल से स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे इतिहास के एक टॉपिक औपनिवेशिक शहर में ही उस पे जिसमें खास करके महिलाओं की स्थिति के बारे में जानेंगे। ये वीडियो उन सभी महिलाओं के लिए, उन सभी औरतों के लिए, उन सभी लड़कियों के लिए बेहतर साबित होने वाला है, जिनको खास करके महिला होने के नाते उनको अपना इतिहास मालूम होना चाहिए कि हम लोग को कब से इस समाज में आज़ादी मिली है और किस हद तक की हमको आज़ादी दी गई है, कहाँ तक हमको लोग बढ़ावा दे सकते हैं और कब जब बढ़ जाएंगे तो ये लोग गिरा देंगे। इस चीज़ को समझना होगा, आपको अपना इतिहास जानना होगा, तब आगे चल करके आप सोसाइटी में कुछ जो है से कि अपने हक की बात रख सकते हैं। आपको अंदर से समझ में आएगा कि लोग कहाँ तक हमको कोऑपरेट करते हैं और कहाँ जब किस तरह की स्थितियों में लोग हमको गिराना शुरू कर दें। तो इसमें कई सारी चीज़ों की भी हम चर्चाएं करेंगे, तो ध्यान में रखेंगे बात को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि औपनिवेशिक जो शहर बने, जो नए शहर का जो उदय हुआ था, ये 12th हिस्ट्री में क्वेश्चन भी पूछता है कि नए शहरों में औरतों के सामाजिक बदलाव क्या थे। नए शहर में औरतों के सामाजिक बदलाव, ये औपनिवेशिक शहर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देके हम आपको बताएंगे कि महिलाओं के जो महिला और समाज में जो महिलाओं के जो स्थितियां हैं उनमें किस तरह से बदलाव आ रहे हैं, ये चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आपको समझना होगा इससे पहले कि मध्यकाल में जो शहर का निर्माण हुआ था, जिसमें दिल्ली था, आगरा था और लाहौर था। याद रखेंगे, उत्तर भारत में ये दिल्ली शहर बना था जब राजा महाराजा आया था, मुगल बादशाह, दिल्ली सल्तनत ऐसा, तो लोग राजधानी दिल्ली बनाते थे। उत्तर प्रदेश में राजधानी आगरा भी क्या करते थे, और इधर पाकिस्तान के तरफ में लाहौर बनाते थे। ध्यान सुनेंगे, लाहौर। तो इधर सेंटर में मुगलों की, दिल्ली सल्तनतों की, यानी मध्यकाल के शासकों
शासकों की राजधानी होने के कारण इन शहरों का निर्माण हुआ। क्योंकि इतने बड़े बड़े भारत के सम्राट, बड़े बड़े बादशाह जो है, सुल्तान जो है, वो राजधानी दिल्ली में रख रहे हैं, लाहौर में रख रहे हैं, आगरा में रह रहे हैं, तो बड़े बड़े व्यापारिक वर्ग के भी जो लोग हैं वो ज़्यादातर आकर के इन्हीं सब शहरों में लोग बसना शुरू कर देंगे। यहाँ सेना है, प्रशासनिक सुविधा है, जिसके कारण मध्यकाल में इन शहरों का निर्माण हुआ। जल्दी जल्दी हम लोग ध्यान से समझाएंगे बात को आगे जब चल करके कहते हैं कि जब मुगलों की शासन सत्ता जो थी वो डल हो जाएगी, जब मुगलों की जो ताकत थी वो कम होना शुरू हो जाती थी, तो क्या हो जाती थी, इनके अंतर्गत जो क्षेत्रीय शासक थे उन सब क्षेत्रीय शासक ने अपने सत्ता का जो है वो मालिक खुद बन गया, यानी अपने सत्ता को स्वतंत्र घोषित कर लिया। जैसे बंगाल मुगलों के अधीन आते थे, है ना, उत्तर प्रदेश के कई जो क्षेत्र थे, अवध जो थे, आपका लखनऊ था, कानपुर था, ये सब जो एरिया था सब दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत, मुगलों के अंतर्गत आते थे। लेकिन मुगल सत्ता कमजोर हो जाने के कारण ये सब जो है अपने क्षेत्र में खुद का सुल्तान, जो सूबेदार पहले होते थे, वो राजा बन गए। अब ये क्या किए कि फिर इसके कारण नए शहर का उदय होना शुरू हो गया, जिसमें कई शहर उभर करके आ गए। आंध्र प्रदेश में देखो तो हैदराबाद, ये सब क्षेत्रीय ताकत का बदौलत है कि क्षेत्रीय ताकत की स्थिति अच्छी हो गई, मुगलों की स्थिति खराब हो गई, जिसके कारण हैदराबाद शहर उभर करके आ गया, उत्तर प्रदेश के तमाम शहर उभर करके आए। ठीक है, ठीक उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे कि जब अंग्रेज आता है, आप सब जानते हो कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। ध्यान सुनेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन भारत में कब होता है, 1600 ईस्वी में सूरत में आके पहले फैक्ट्री भी डालती है। आगे चल करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ ये महाराष्ट्र का जो एरिया है, तो महाराष्ट्र के यहाँ बम्बई पे, मुंबई को पहले बम्बई कहते थे, और ये बम्बई में अपना प्रेसिडेंसी, बम्बई को प्रेसिडेंसी बनाया, मद्रास को अपना प्रेसिडेंसी बनाया, कलकत्ता प्रेसिडेंसी सब बनी। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे कि मद्रास में 1639 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट यहाँ आया। बम्बई 1661 ईस्वी में अंग्रेजों को दहेज के रूप में मिल गया। ठीक है, 1690 ईस्वी में कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आए। ठीक है, तो ये डेट आप 12th हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। 12th जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी, उनको एक डेट भी आ जाता है कि मद्रास में ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट कब आया। याद रखें, मद्रास में, ये मद्रास है, पहले बता दे, तमिलनाडु में पड़ता है, ये मद्रास है, अब चेन्नई इसको कहते हैं। 1639 में यहाँ अंग्रेजों के एजेंट जाता है। बम्बई दहेज के रूप में पुर्तगालियों की तरफ से मिल जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी वाले को। अब ध्यान से सुनेंगे, ये बम्बई कब मिला, 1661 में यहाँ एजेंट आया ईस्ट इंडिया कंपनी का। 1690 में कलकत्ता जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई। यहाँ पे 1690 में कलकत्ता में जो है अंग्रेजों के एजेंट चली गई। तो ये इस तरह से आगे चल कर करके जब सब जानते होंगे कि 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, तो उसमें क्या हुआ था कि जो बंगाल के जो नवाब थे, तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। ठीक है, तो हार हो जाने के बाद जो है इन शहरी क्षेत्रों पे, बंगाल के क्षेत्रों पर थोड़ी जो है आज़ादी मिल गई ईस्ट इंडिया कंपनी वाले को, और इन पर अधिकार कर लिया कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। ये चीज़ें हम लोग पहले भी इतिहास में आपको पढ़ाए हैं, और नहीं तो शायद आप जानते भी होंगे। तो ये ध्यान में रखेंगे, हमने टॉपिक लिखा है औपनिवेशिक शहर। औपनिवेशिक शहर का मतलब क्या होता है जी, सबसे पहले उपनिवेशवाद को जानना होगा आपको कि जब कोई कमजोर सत्ता होती है या कमजोर देश होता है या कोई कमजोर क्षेत्र होता है, उन क्षेत्रों पर बाहर से आए ताकतवर लोगों का जब अधिकार हो जाता है, उनके संसाधन पे उन बाहर के आए हुए लोगों का कंट्रोल होने लगता है, तो वो कंट्रोल जो दूसरे का हुकूमत हो जाता है, तो ये उपनिवेशवाद कहलाता है। और जो शहर उपनिवेशवाद के चंगुल में आ जाता है, उस शहर कहलाता है जी औपनिवेशिक शहर। जैसे बंगाल, पहले बंगाल भारतीयों का है, समझ भारत का ही हिस्सा है, और यहाँ भारतीय नवाबों का, भारतीय व्यापारियों का, यहीं के लोग यहीं अधिकार कर रहे हैं। लेकिन अंग्रेज बाहर से आता है और बंगाल में कब्जा कर लेता है। कब्जा करने के बाद बंगाल में जो नियम होते हैं, जो कंट्रोल होता है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले को होता है। तो बंगाल भारत का पहला औपनिवेशिक शहर बन जाता है। आपसे ये भी सवाल आ सकते हैं कि भारत में सबसे पहला औपनिवेशिक शहर कौन बनता है, तो बंगाल बनता है। कब, 1757 प्लासी के युद्ध के बाद से। ठीक है, आगे चल करके देखते ही देखते, चाहे वो बंगाल हो, चाहे मद्रास हो, चाहे वो ये बम्बई हो, ये सब जो क्षेत्र है वो औपनिवेशिक क्षेत्र कहलाना शुरू हो गया। अब जब तक अंग्रेज नहीं आया था, जब तक अंग्रेज कई शहरों के उपनिवेशवाद के चंगुल में नहीं लपेट लिया, तब तक देखा जाए तो कहीं न कहीं भारतीय इतिहास में देखें तो महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही खराब था। चाहे वो मध्यकाल हो, चाहे वो प्राचीन काल हो, समझ रहे बात ना, प्राचीन काल के कई हिस्ट्री आप उलट लीजिए भारत के, ये मध्यकाल की स्थिति देख लीजिए, महिलाओं को खास करके सामाजिक स्थितियों में महिलाओं के बारे में देखा जाए तो उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय रहा है।
ठीक है। महिलाओं को बेड़ियों में रखा जाता है, मध्यकाल के आप इतिहास देखिए, महिलाओं को बेड़ियों में रखा जाता है, महिलाओं को काफ़ी संख्या में गुलाम बनाए जाते हैं, दासियों के रूप में रखे जाते हैं, महिलाओं को सती होना पड़ता है। ये सनातन धर्मों की प्रथा होती थी कि महिलाओं को सती होना पड़ता था, है ना। इसके अलावे में रीमैरिज में प्रॉब्लम होती थी कि महिलाओं का जब हस्बैंड अगर ये हो जाते थे तो उनके रीमैरिज नहीं कराए जाते थे, दोबारा विवाह जिसको हम लोग पुनर्विवाह करते वो नहीं होते थे। बहुत कम आयु में, अल्प आयु में महिलाओं को विवाह कर दिए जाते थे। कई जगह पे तो ये भी होता है कि महिला को लोग समझते हैं कि बस ये घर में ही रहे, ये महिला सम्मानजनक है, महिला को घर से बाहर रह करके काम करना, ये वो बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ तक कि ये भी इतिहास में देखा जाता है कि औरतों को जो पुरुष लोग होते थे वो आधा दर्जा देते थे। औरतों को जो पुरुष लोग होते थे वो आधा दर्जा देते थे, अपने आप को पूरा दर्जा वाले मानते थे कि हम पूरा हैं, और औरतों का जो वैल्यू है वो कहीं ना कहीं पुरुषों की अपेक्षा आधा है। जबकि अगर देखा जाए तो सभी जो पुरुष होते हैं जो महिलाओं को आधा दर्जा देते हैं, वो अगर कहीं ना कहीं देखें तो वो सांड से थोड़ी ना पैदा होते हैं जी, अरे वो जानवर से थोड़ी ना होते हैं। कहीं ना कहीं जो पुरुष लोग ये मानते हैं कि महिला को आधा दर्जा है, पुरुष की अपेक्षा पुरुष एकदम सर्वश्रेष्ठ है, पुरुषों की बनी बनाई दुनिया है, तो इसमें अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुरुष आता कहाँ से? पुरुष तो भी तो महिला से है ना। तो जिस औरत से, जिस नारी से पुरुष लोग आ रहे हैं और पुरुष अपने आप को ज़्यादा श्रेष्ठ मान रहे हैं, ज़्यादा वैल्यूएबल मान रहे हैं, और महिला को कोई वैल्यू नहीं देना चाहते हैं, महिला को लग रहा है कि पर्दा में रहो, महिला को दोबारा ब्याह करने का अधिकार नहीं है, 12 साल 13 साल की आयु में अगर तुम्हारा हस्बैंड मर जाता है तो तुमको सती होना पड़ेगा। यहाँ तक कि तुम इतिहास उठा करके देख लो भैया, तो महिला के जो महिला सती नहीं होना चाहती थी वो रोती थी, बिलखती थी, लेकिन जबरन उनके हस्बैंड के चिता पे उनको बांध दिया जाता था। लोग जो होते थे ना पूरा ढोल नगारे बजाते थे, वो इसलिए ढोल नगारे बजाते थे ताकि उनकी जो चीखें हैं वो दूर दूर तक नहीं जाए, उस नगारे के बीच में उसकी जो चीखें हैं वो रह जाए, और अंतिम में जबरन महिलाओं को सब लोग पकड़ कर करके और महिलाओं को जो है उसके जिंदा, उसके जो हस्बैंड होते हैं मृत शरीर का जो चिता है उस पर लेटा करके इन औरतों को जिंदा जला दिए जाते थे। यही सनातन धर्मों की प्रथा हुआ करती थी। अब बताइए कि इस तरह के स्थितियों में, ध्यान से समझिएगा बात को जी, इस तरह के स्थितियों में ये मध्यकाल का स्थिति था। अंग्रेज जब लोग आया तो ये सब चीज़ें देखा, उसको बहुत खराब लगा, लेकिन अंग्रेज अभी करेगा क्या? अभी व्यापार करने आया था, लेकिन आगे चल के जब ऐसे बड़े बड़े शहरों पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया, ये शहर औपनिवेशिक शहर के रूप में उभर गए, अब इन शहरों पे कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी का होने लगा, तब धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो है वो कह रहे हैं कि महिला भी अब शिक्षित होगी। हालांकि इससे पहले महिलाओं को लोग शिक्षा के पात्र नहीं मानते थे, महिलाओं को शिक्षा के काबिल नहीं मानते थे। आपको ये भी, आपको जब ये टॉपिक आप पढ़े ही होंगे बढ़िया से, ये नहीं पढ़े होंगे तो जान लीजिए, औपनिवेशिक शहर में ही आपको एक बात और भी पढ़ना है कि अंग्रेजों ने सबसे पहले 1872 ईस्वी में अखिल भारतीय जनगणना की शुरुआत करता है। अंग्रेज 1872 ईस्वी में अखिल जनगणना कर भारत में कि लोगों को गिनना होगा। जब सभी शहरों पे कंट्रोल होना शुरू हो गया तो अंग्रेज को लगा कि कितनी आबादी है, नहीं है, ये सभी चीज़ों को गिनना बहुत जरूरी होता है। तो 1872 में अखिल जनगणना की शुरुआत अंग्रेजों के काल में हुई थी। आगे चल करके जब संपूर्ण जनगणना नहीं हुई तो 1881 में 10वीं जनगणना की भी अंग्रेजों के काल में ही 10वीं जनगणना की शुरुआत की गई, और ये 1881 का संपूर्ण जनगणना कहलाता है। लेकिन इस समय में जो जनगणना होते थे अंग्रेजों के काल में, वो एग्जैक्ट जनगणना नहीं होते थे, उसमें बहुत सारे कठिनाई दोष भी पाए जाते थे। क्योंकि उस समय की स्थितियां क्या थे कि जो सनातन धर्मों में जो अपर क्लास के लोग होते थे, ध्यान से समझिएगा बात को, कि जो अपर क्लास के जो लोग होते थे, जिसे कास्ट के शेड्यूल के हिसाब से अगर मोटा मोटी अगर हम लोग क्लास के ही रूप में देखें, कास्ट के ही नहीं देखें, तो एगो हाई कैटेगरीज का होते थे, ध्यान सुनेंगे, एगो मिडिल टाइप के होते थे जो मध्य वर्गीय जिसको कह सकते हैं, और एगो लो जो निम्न वर्ग के आदमी होते थे, ठीक है। तो जो लो क्लास के होते थे तो बेचारे तो अपने कमाने खाने में बिजी रहते थे। अपर क्लास वाले जो है समाज में क्या कुरीतियां हैं उनको उनसे क्या लेना देना है, इनके तो जीवन एकदम मौज में होती थी, समझ रहे बात ना। तो हाई क्लास के यानी अपर क्लास के जो लोग हैं उनको उससे टेंशन नहीं। अब रह गई बात में जो बीच बीच में जो रह गए थे मिडिल टाइप में, मिडिल टाइप में भी एक ये थे
कि एक मिडिल हाई थे, यानी मध्य वर्ग में ही एक उच्च स्थिति के, अच्छे आर्थिक स्थिति के लोग थे और उनकी स्थितियां जाति से हो चाहे इकोनॉमिकल रूप से वो ठीक ठाक थी वो, और एक जो मिडिल में ही बीच में थे। तो ज़्यादातर जो समाज सुधारक सोशल रिफॉर्मर आए वो ज़्यादातर इसी में से उभर करके आए। कुछ ऐसे भी थे जो निम्न वर्ग में से भी उभर करके आए, ऐसी बात नहीं है। तो ये ध्यान में रखिएगा बात को। अभी ये क्या भारत में सामाजिक चीज़ें थी, ये जो अपर क्लास के लोग थे, जो उच्च जाति के लोग थे, जब अंग्रेजों की तरफ से जब जनगणना शुरू होती है, जनगणना, तब वो अपनी महिलाओं को गिनवाते नहीं थे कि भाई हमारी महिलाओं को क्यों गिना जाएगा, है ना। वो चाहते थे कि जो महिला है वो हमारे जो है शान है, हमारे कुछ भी है तो आप हमको गिनिए, हमको काउंट करिए, महिलाओं को हम क्यों नाम बताएंगे, महिला हमारे घर के सदस्य है, हमारे घर का इज्जत है। तो महिला का जो डेटा था वो लोग बताना भी नहीं चाहते थे कि क्या नाम है, कितना उम्र है, कितने संख्या में है। औरतों के, महिलाओं के छुपा दिया जाता था, समझ रहे बात ना। वो घर से बाहर जाना, घर से बाहर रह के काम करना, इस तरह के लोग नहीं चाहते थे, क्योंकि उस समय परंपरावादी लोग थे, समझ रहे बात को। अब अंग्रेजों के एक बात नोट कर लीजिए कि जैसे जितना वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं आप सबसे। देखिए हम लोग जो बातें कर रहे थे कि पश्चिमी सभ्यता का जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसका प्रभाव जितना भारत पे ज़्यादा पड़ेगा उतना ही महिलाओं की स्थिति अच्छी हो जाएगी, महिला मजबूत हो जाएगी, महिलाओं को आज़ादी मिलेगा, समझ रहे बात ना। आज ये पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव है अंग्रेजों का, ये ब्रिटेन से ईस्ट इंडिया कंपनी शायद अगर नहीं आता तो शायद अभी महिलाओं की स्थिति में सुधार होती, इतनी अच्छी हो पाती है नहीं, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लेकिन अंग्रेजों के कारण, पश्चिमी सभ्यताओं के कारण अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, और भी विदेश का, फॉरेन का जो कल्चर है उसका इफेक्ट भारत पे पड़ रहा है, खान पान से लेकर के सभी चीज़ों में, पहनावे उहनावे सभी चीज़ों में, और इससे महिला क्या हो रही है, स्ट्रांग हो रही है। अगर शायद पश्चिमी वेस्टर्न सिविलाइजेशन का दौर अभी भारत में नहीं आता, पश्चिमी सभ्यता में हम लोग घुल मिल नहीं जाते, तो महिलाओं की स्थिति जो थी अभी भी पुराने हाल में थी। क्योंकि आप देख सकते हैं कि उतना जो सभ्यता है, अगर हड़प्पा की बात कर ले तो हड़प्पा के खैर तो पता नहीं चलता है, लेकिन वैदिक से जो सीरीज चलते आ रहा है, वैदिक काल से जितना भी और मौर्य सब पार हो गया, उक्त गुप्त सब, कितना शासक मध्यकाल में कितने राजे महाराजे लोग आए, लेकिन महिलाओं की स्थिति में कहाँ सुधार हुए थे। लेकिन अंग्रेजों का जो काल रहा है, अंग्रेज 1600 ईस्वी में आया है, लेकिन 1757 के बाद में धीरे धीरे कर करके सभी शहरों पर कंट्रोल कर रहा है, और 1947 में तो खैर हम लोग को आज़ाद कर करके चला गया। लेकिन इस दौरान देखा जाए तो 300 वर्षों के आसपास के मोटा मोटी टाइमिंग को आप ले लीजिए, तो 300-400 के कंट्रोल में, अंतराल में अगर देखा जाए तो ये महिलाओं की स्थिति को मजबूत कर दिया। हालांकि अंग्रेज जगह पे अच्छे भी है, जगह पे खराब भी है, लेकिन हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं तो निष्पक्षता रखना बहुत जरूरी है। ये पक्षपात नहीं करना चाहिए, जैसे कई लोग करते हैं पक्षपात का, भाई हम उच्च कुल के आदमी हैं तो उच्च कुल के पार्टी को सपोर्ट करेंगे, उच्च कुल के जात को हमारे जात के आदमी बनेगा तब वोट मारेंगे, जिससे होते रहता है आए दिन। अब ये चीज़ों को आप समझिए, उसके बाद हम लोग पॉलिटिकल चीज़ों पे चर्चा नहीं करने आ रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा। तो ये इस तरह के पश्चिमी जब सभ्यता आया तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले महिला को भी शिक्षित करना चाहा, महिला के दिल की बात हो गई, भाई महिला भी पढ़ना चाहती थी लेकिन उनको घर में कैद रखना पड़ता था। जितने भी सोशल रिफॉर्मर आए, जो सामाजिक सुधार वाले जो लोग उभर करके आ रहे हैं 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में, तो 19वीं शताब्दी में जितने भी सोशल रिफॉर्मर आए 20वीं शताब्दी तक ले, वो सभी जो लोग हैं वो महिला को शिक्षित का पात्र मानते हैं, वो चाह रहे हैं कि महिला शिक्षित हो। लेकिन अभी देखेंगे तो ये हम नहीं, एनसीईआरटी में ही बातें की गई है कि देखो महिला को शिक्षा का पात्र जो है सोशल रिफॉर्मर, सामाजिक सुधार वाले जो लोग हैं वो मान रहे हैं। लेकिन जब महिला बहुत ज़्यादा शिक्षित होना शुरू हो गई, महिला घर से बाहर रह करके काम करना शुरू होगी, परंपरा को तोड़ना शुरू कर दी, तो फिर यहाँ पर अरे परंपरा क्या है, महिला को घर में रखोगे, परंपरा है, महिला को भी इच्छा है पुरुषों की तरह काम करना, है ना। तो ये परंपरा टूट रही थी। जो रूढ़िवादी विचार के लोग थे तो वो चाहते थे कि महिला घर में है, महिलाओं को चाहते थे कि माँ के रूप में, पत्नी के रूप में ही देखे, है ना, महिला घर से बाहर नहीं कमाएगा। तो वो चाहते थे कि इससे क्या होगा कि पुरुषों का जो वैल्यू है वो कम जाएगा। जब महिला घर से बाहर रह करके काम करेगी, सरकारी नौकरियां करेगी, या दफ्तर में या मजदूरी करेगी, या किसी के यहाँ नौकरानी बनकर रहेगी, है ना, नौकरानी बन के काम करेगी, तो इससे महिला घर से बाहर कदम रखेगी, तो इससे हमारी जो शान है इस पर कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगा। लोग इस तरह का विचार
विचार रख रहे थे, परंपरावादी थे, तो चाहते थे कि यही हमारा कल्चर है, मान सम्मान, औरतों को माता के रूप में, औरतों को जो है से कि बहु बेटियों के रूप में देखा जाए, यही अपना कल्चर है। लेकिन अंग्रेज जब आया था तो कहा कि पुरुषों की तरह महिला भी पढ़ सकती है, और जितने भी अपने भारत में सोशल रिफॉर्मर जो विदेश में जाकर के उस टाइम में जिसकी स्थिति अच्छी थी और विदेश में जाकर के पढ़े लिखे, उनको भी लगा कि यूरोप का जो सिविल, यूरोप में जितने भी कल्चर वगैरह है, सभ्यता है, वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ से अच्छी है। हमारे यहाँ की महिलाओं को सती होना पड़ रहा है। आपको इतना, जैसे राजा राम मोहन समाज सुधार ले लीजिए, समाज सुधारक है, उनके घर में आप लोग उसमें भी देखेंगे कि उनकी जब बहन लगती थी और उनके बहन के जब शादी हो गया था, उनके हस्बैंड जब डेट कर गए थे तो बहुत कम आयु में जो है सती हो गई थी। तो जब घर की चीजें आए ना तो दिल पे आ गई, समझ रहे बात ना, और उनको लगा कि ये सब चीजें खराब है। ठीक है, तो ये ध्यान से समझिएगा, जो लोग आते गए, लोगों को लगा कि नहीं, नारियों को सम्मान देना चाहिए, नारी को पढ़ाना चाहिए। लेकिन एक खास बात ये हो जाता है कि जो सोशल रिफॉर्मर है, जो चाह रहे हैं कि नारी पढ़े भी, लेकिन जब नारी ज्यादा शिक्षित हो जा रही है, अपने आप पे पूरा प्रॉपर सेल्फ डिफेंस हो जा रही है, उसको किसी तरह के पुरुषों को उतना जरूरी नहीं रह गया कि जिसके वो कमाए तो वो खाए, बैठ करके वो मारे 10 बंडी तो पिटाए, है ना, तो इस तरह का नहीं रह गया। मतलब महिला देखो शिक्षित होगा कोई आदमी तो किसी का बात सुनेगा नहीं, ये भी तो तय है। जब मान लेते हैं हम उस लाइक हमारे अंदर में क्वालिटी हो जाएगा कि कहीं हम 10 से 20 हज़ार रुपया कमा लेंगे, अगर महिला हम हैं और ये चीज़ें लगता है, तो कोई घर में रह करके 20 बंडी मारेगा, हमसे बर्दाश्त नहीं हो, भाग जाए। जब लगता है कि अगर हम कमाते नहीं हैं, हम इन्हीं के बदौलत खाते हैं, शादी हो जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा कि आदमी हिचकेगा, मारेगा। तो देखिए गाँव में ऐसा होता है, सुनता है कि मार रे मार, तू जितना मारे ला मार, हम तोरा छोड़ के जेबी न करबो, सुन लो बात ना। तो ये इस तरह का होता है। बेचारी जानती है कि महिला भाई शादी कर दी है, हमारे घर वाले नैहर वाले, तो वो फिर फुसला उसला के यहीं भेज देंगे, यहाँ से अगर वहाँ चल जाएंगे तो इसमें गुस्सा ज़्यादा हो जाएगा कि हम तुमको बोल दिए चाहे पीट दिए तो तुम वहाँ चल जाएंगे, घर के न रहेंगे घाट के। लेकिन जो शिक्षित आदमी है, पढ़े लिखे आदमी, जिसको लगता है कि 5-10 हज़ार 20 हज़ार हम कहीं भी अपना चला लेंगे तो किसी का बात नहीं ना सुनेगा। तो इससे रूढ़िवादी जो समाज सुधारक थे वो ये नहीं चाहते थे कि महिला बहुत ज़्यादा शिक्षित हो जाए, वो चाह रहे थे कि शिक्षित हो जाए। जैसे ये तो वही वाली बातें हो गई जी, जैसे मान लेते हैं कि आजकल भोजपुरी में देखिए चलता है क्या भाई कि अब फलाना सिंह है, फलाना गायक है, तो हम लोग छोटा मोटा है मान लेते हैं 2 गाना गाएंगे, फलाना के माने पहुराएंगे, फलाना के जैसे कि चापलूसी करेंगे, तो छोटा भाई है अच्छा गाता है, ये है वो है। जब उसका 2 मिलियन व्यू जा रहा है, मेरा 5 लाख 2 लाख 1,50,000 जा रहा है, तो छोटा भाई है पीठ ठपटा गा देगा, बहुत बढ़िया गाते हो। और जौन दिन अगर 2 मिलियन जाता है, जौन दिन अगर हमारा 5 मिलियन व्यूज अगर यूट्यूब पर जाने लगेगा, लोग हमको ज़्यादा चाहने लगेगा, तो फिर देखिएगा आदमी के वो वही वाली बात होगा, फिर उसको आदमी दबाना चाहना शुरू कर देता है। ठीक है, फिर वही चीज़ वो अच्छा नहीं लगता है। तो वही चीज़ है कि समाज सुधारक भी चाह रहे हैं कि महिला शिक्षित हो, लेकिन देखा जा रहा है तो महिला जब ज़्यादातर शिक्षित होने लगी, जब महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी हो गई, महिला फैक्ट्री में आने लगी, महिला मजदूर के रूप में काम करने लगी, महिला शिक्षिका होना शुरू हो गई, महिला नौकरानी का जो नहीं पढ़े लिखे थे तो उस तरह के काम कर रहे हैं, यानी घर से बाहर रह करके। तो ये सब पश्चिमी सभ्यता का परिणाम था कि पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव भारत पर पड़ा। बड़े बड़े शहरों में जो है ये सब चीज़ें आम हो गई। अभी देखो, अभी भी गांव में एकदम गांव परंपरावादी आपको मिलेंगे लोग, जो एकदम गांव में आप चले जाइए तो वहाँ उस तरह के लोग भी मिलेंगे आपको। लेकिन एकदम शहर में जाइएगा, शहर में वेस्टर्न सिविलाइजेशन का बहुत ज़्यादा जो है इफेक्ट पड़ा है। पिज़्ज़ा बर्गर ये वो खान पान डिस्को फिस्को है ना। तो इसमें क्या हो गई कि महिला को थोड़ा सा बल मिला है। अभी महिला सुबह में, अगर गाँव की महिलाएँ हैं, अगर सुबह से चली गई है, शाम में आती है, तो उसको कई लोग सामाजिक ताना मारते हैं। गलती से अगर रात कहीं दूसरे जगह कहीं रह जाता है तो आदमी सोचने लगता है कि उसकी बेटी गई है, रात में नहीं है, किसके यहाँ गई है, नहीं, पड़ोस वाले भी लोग। लेकिन ये सब बड़े बड़े शहरों में आम बात है कि रात में गई है, कल आएगी, परसों आएगी, फ्रेंड के यहाँ रह गई, इधर आ गई। ये सब वेस्टर्न सिविलाइजेशन। तो महिला के हिसाब से उसको लगता है कि ये चीज़ें हमको आज़ादी मिलना चाहिए, जिस तरह से पुरुषों के लड़कों की आज़ादी है उस तरह से मिलना चाहिए। समझ रहे बात ना। तो ये चीज़ें। अब बात आता है प्रश्न के बारे में कि प्रश्न कैसे आएगा। तो आपको 12th जो बच्चे हैं उनको सवाल आएंगे कि नए शहरों में औरतों के सामाजिक बदलाव को लिखे। ठीक है, तो इसमें आपको लिखना शुरू हो जाएगा कि जब शहर बन रहा है तो यहाँ फैक्ट्री उट्री सब लग रहा है, जो महिला घर में रहती है वो भी फैक्ट्री में काम करके 2 पैसा कमा सकती है। समझ रहे बात। हालांकि अंग्रेजों के काल में कोई औद्योगिक उस तरह की नीतियाँ नहीं, अंग्रेज जो है पक्षपातपूर्ण औपनिवेशिक नीतियाँ लेकर के आया था, जिसमें ब्रिटेन में उद्योग धंधे चलाते थे, भारत में खाली माल बेचते थे। हालांकि उस समय में कानपुर और जमशेदपुर भी अंग्रेजों के काल में 2 इंडस्ट्री टाइप का क्षेत्र बन गया था, औद्योगिक नगर, जिसमें कानपुर उत्तर प्रदेश के चमड़ा वाला क्षेत्र था, चमड़ा उद्योग, और जमशेदपुर में इस्पात उस्पात होता था।
लेकिन कई ऐसे अवसर महिलाओं को भी मिले अंग्रेजों के समय से कि उनके स्थिति में क्या हो गए, बदलाव आ गए। इसके अलावा पत्र पत्रिका, आत्मकथा लिखना शुरू कर दिए लोग। पुस्तकों के माध्यम से महिला लोग जो है अपनी बातें को आगे रखना शुरू कर दी कि हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी इच्छाओं पे, हमारी आकांक्षाओं पे प्रतिबंध नहीं लगाया जाए। वो अपने पुस्तकों के माध्यम से जब महिला शिक्षित हो रही है तो किसी न किसी हिसाब से समाज में जागरूकता का काम कर रही थी। इसके अलावा जो परंपरा से जो हट करके जो काम किया, अभी हम लोग बताए थे कि महिला अब क्या करना शुरू कर दी, परंपरा को फॉलो नहीं कर करके परंपरा से हट कर करके काम करना शुरू कर दी, जिसके कारण क्या हुआ है कि जो रूढ़िवादी लोग थे उनके अंदर में महिलाओं के प्रति असंतोष फैल गई। ठीक है, इसके अलावा कहते हैं जो सुधारक लोग थे वो चाहते थे कि महिला शिक्षा के पात्र है, महिला शिक्षित हो, लेकिन इनको भी जलन होना शुरू हो गया है कि महिला ज्यादा शिक्षित ना हो जाए, वो इसलिए चूंकि हमारी वैल्यू न खत्म हो जाए। समझ रहे बात ना, इनको भी जलन होना शुरू हो गया कि महिला जो है शिक्षित होगी तो हमारी वैल्यू कम जाएगी, है ना। तो ये कहते थे कि महिला जो है वो औरतों के रूप में, माँ के रूप में, और औरतों को जो है वो पत्नी के रूप में और माँ के रूप में ही ज्यादा अच्छी लगती थी। यानी परंपरावादी कहीं ना कहीं परंपरा के लपेट में ही लपेटना चाहते थे। इसके अलावा महिला जो है ये अपने वैश्विक शहरों में इसका परिणाम निकला कि महिला जो है इसमें परिवर्तन क्या है कि जितने भी सार्वजनिक स्थल होते थे जहाँ पहले पुरुष से दिखते थे, अब वो सार्वजनिक स्थानों पर भी महिलाओं की उपस्थिति होना शुरू हो गई। ठीक है, महिला फैक्ट्री है, मजदूर है, इन सभी के रूप में कार्य कर रही थी। नौकरानी है, चाहे वो शिक्षिका है या फिल्म है, आगे चल करके महिलाओं की भूमिका जो है धीरे धीरे फिल्म में। अब पहले आप लोग जानते थे कि महिला फिल्म में भी नहीं आना चाहती थी, लोग लड़के को लड़की बना कर करके नाटक हो, फिल्म है, पेश कर दिया जाता था। ठीक है, लेकिन समय बदलते चला गया। अपने वैश्विक शहर अंग्रेजों का ये प्रभाव था कि समझिए कि महिला लोग भी जो है आज के डेट में बढ़ चढ़ के हिस्सा ली। तो ये 3 से 4 साल महिलाओं के लिए अच्छी बात है। और अभी जितना अपने यहाँ, जितना भारत में वेस्टर्न सिविलाइजेशन का इफेक्ट पड़ता चला जाएगा, महिलाओं की स्थिति उतना ही अच्छी हो जाएगी, महिला उतना ही आज़ाद हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। इसके बाद में अब अगर इधर उधर के पॉइंट को ला कर करके और घुसाया जाएगा तो फिर पॉलिटिकल चीज़ें बन जाएगी, चीज़ें ठीक नहीं है। बाकी आप अपने हिसाब से जोड़ लीजिए। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बेचारी अभी एक गा रही है यूपी में क्या है ना, नेहा सिंह राठौर, तो वो भी अच्छा ही अपने हिसाब से समाज का जो चीज़ें वो कर रही थी। अभी इसमें हम लोग बोलेंगे तो थेथिस हो जाएगा, कुछ लोग बर्गलिंग कमेंट करना शुरू कर देंगे, है ना। तो ये चीज़ें बस यही जानिए कि आप अगर महिला है तो आपको सतर्क रहना है, आपको किसी पे ज़्यादा किसी से उम्मीद नहीं करना है ना। चूँकि आप किसी से अगर ज़्यादा बढ़ोगे, महिला क्या कि पुरुष के साथ भी ये चीज़ें होते हैं, तुम खास करके महिलाओं के साथ ज़्यादा होता है। किसी से उम्मीद रखोगे तो तुम शोषण के शिकार हो जाओगे, इसीलिए उम्मीद उतना ही तक रखो। उसके बाद तुम जानो कि हर इंसान, चाहे वो कोई भी हो, केवल माता पिता को छोड़ करके दुनिया का कोई भी आदमी हो, अगर तुमको कह रहा है कि तुम और बेटी आगे बढ़ो, तुम और अच्छा करो, तो ये तभी तक तुमको कहेगा कि जब तक जो है तुम उससे नीचे हो। जिस दिन तुम उससे भी ऊपर जाना शुरू हो गए तो वैसे ही लोग जो है तुमको सबसे पहले निशाना बना देगा, सबसे पहले तुमको गिराने का प्रयास भी करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।